मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन हमें पता है कि ये सीक्वेंस से ही निकल के आता है। हमें सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज, ये डिफरेंस समझ में आ चुका है अभी तक कि क्या होता है यहाँ पे प्रोग्रेशन और सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन होती है वो सीक्वेंस से ही निकल के आती है। सीक्वेंसेस में हम जब क्या करते हैं, स्पेशल रूल फॉलो करते हैं। मतलब एक सीक्वेंस को हमने क्या कहा, इसमें ये स्पेशल टाइप का अगर रूल फॉलो होगा तो हम इसको ये वाली प्रोग्रेशन नाम दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब हम किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करते जाते थे प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलती थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़नी है। इसमें भी कुछ हम क्या करेंगे, स्पेशल रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उसके बाद में हम इसको डिटेल से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ से आई है, सीक्वेंस से। तो किसी सीक्वेंस को हम कब कहते हैं प्रोग्रेशन, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे जीरो टर्म्स हम नहीं ले सकते। तो अ ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको कब कहेंगे हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, इफ यहाँ पे रेशियोज हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। इफ द रेशियो ऑफ द टर्म and the term preceding to it is always a constant। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया जिसमें टर्म्स कैसी हैं, नॉन जीरो टर्म्स है, मतलब जीरो वाली टर्म्स हम नहीं लेंगे। तो नॉन जीरो टर्म्स का हमने क्या लिया, यहाँ पे एक सीक्वेंस कंसीडर किया। अब उस सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, अगर हमने क्या किया, एक टर्म कोई पकड़ी, कोई भी एक टर्म हमने पकड़ी और उस टर्म का उसके पहले वाली टर्म के साथ में रेशियो निकाला। जितनी भी हमारे पास सीक्वेंस में टर्म्स है उन सब में हमें ये फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक टर्म आप पकड़िए और उसके पहले वाले टर्म के साथ उसका रेशियो निकालिए। तो जितनी भी टर्म्स के साथ में आप ये वाली जो प्रोसेस है वो करके देखेंगे तो आपको वो रेशियो जो है वो कैसा मिलना चाहिए, एक कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एग्जांपल के साथ में हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक सीक्वेंस कंसीडर किया 2, 4, 8, 16 एंड 32। हम यहाँ पे कोई भी दो टर्म्स लेके देखें तो हमने मान लीजिए एक 16 टर्म को क्या किया, यहाँ पे कंसीडर किया। अब 16 के पहले यहाँ पे 8 हमने देखा, तो हम क्या करें, इन दोनों का रेशियो निकाल के देखें। 16/8 कितना निकल रहा है, देखिए 2:1। कितना निकल रहा है, 2:1। अब यहाँ पे हमने देखा 8 और 4 का रेशियो आप चेक करिए, 8 और 4 का रेशियो भी कितना आ रहा है, 2:1। 32 एंड 16 का रेशियो आप चेक करिए, कितना आएगा, 2:1। 4 और 2 का रेशियो चेक करिए, ये भी कितना आएगा, 2:1। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहा, हम कोई भी दो टर्म्स को यहाँ पे पकड़े, उन दोनों में से हम क्या करें, उनका रेशियो यहाँ पे निकालें। तो एक टर्म और उसके पहले वाली जो टर्म है उन दोनों का रेशियो यहाँ पे हर जगह कैसा आना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो में मिलना चाहिए। हर जगह 2:1, 2:1 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे इस रूल को, उनको ही हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये बात हुई, एक डेफिनेशन ये हुई। अब हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर हमें कोई भी यहाँ पे सीक्वेंस इस तरीके से मिले कि हम क्या करें, एक फिक्स कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएं और हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाए। क्या हमने बोला, मान लीजिए हमने एक कंसीडर किया, हमें एक सीक्वेंस जनरेट करना है 4 से जो स्टार्ट होना चाहिए। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म यहाँ पे सपोज कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे और उस मल्टीप्लिकेशन करते करते हमें नई टर्म्स मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या कहा कि आप 3 से मल्टीप्लाई करती जाइए। 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 12। फिर से 3
GP का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 36 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम क्या करें एक टर्म में, हर एक टर्म में किसी एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएं और हमें नए टर्म्स मिलते जाएं, तो हम इस केस में जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसको भी क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इन दोनों डेफिनेशंस में से आप दोनों याद रख सकते हैं, ये हैं दोनों ही सेम चीज, चाहे रेशियो निकालें या मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपको जो अच्छी लगे आप वो याद रख सकते हैं। अब अगर हम जनरल वे में इसको समझें A1 A2 के फॉर्म में, जो हमने वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी देखा था, तो इसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स if A1 A2 A3 AN be a sequence, then it is said to be GP। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया है GP। हम इसको क्या कहेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कब कहेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब हमें यहाँ पे क्या मिले, रेशियो, यानी A2 अपॉन A1 इक्वल टू A3 अपॉन A2 इक्वल्स टू A4 अपॉन A3 इक्वल टू, ये कहाँ तक जाएंगे हम, लास्ट तक, यानी AN अपॉन AN माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हमारे जो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो रेशियोज हैं वो हमें क्या मिल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म के बराबर मिलते हैं। मतलब इनका रेशियो कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। एक कांस्टेंट k के इक्वल अगर हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि ये जो A1 A2 AN सीक्वेंस है ये क्या होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब अगर इसको इन जनरल बोले, इन जनरल, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल वे में अगर हम कहें तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं AK+1 अपॉन AK इज इक्वल टू, क्या आना चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट K आना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे K नहीं यूज करना तो C यूज कर सकते हैं। ये कांस्टेंट आना चाहिए वेयर, जो हमने K यूज किया है वो क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा। K की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर के जैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैसे किसी भी सीक्वेंस को एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड किया जाता था और यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। बस इतना सा इनमें यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। तो ये आप यहाँ पे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे हम कि जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होगी। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ, यहाँ पे कॉमन रेशियो मैंने आपको नहीं बताया। तो अभी हमने देखा था कि जनरल फॉर्म में अगर हमने लिखा था कि अगर हमारे पास किन्हीं भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सी हमने बोला था। अब यहाँ पे कांस्टेंट सी ना बोल के हम क्या करें, इसको स्पेशल नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर जगह रेशियो जो है वो कॉमन आ रहा है। तो रेशियो मतलब आर से, रेशियो से आर हमने इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। ये आपको याद रखना है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉमन रेशियो। जैसे वहां पे क्या था हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे हम इस आर को अब क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। हर जगह जो रेशियो था वो आपका कांस्टेंट था, तो आर यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो के जैसे यूज करना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास अब क्या है, कोई भी आपने एक फर्स्ट टर्म कंसीडर कर ली, मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि 10 से स्टार्ट करते हुए आप एक जीपी बनाइए, ठीक है, और कॉमन रेशियो में बोलूंगी कि कॉमन रेशियो आपको यूज करना है कितना, 2। तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। क्या है ये 2, ये 2 है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करते करते एक नया यहाँ पे सीक्वेंस जनरेट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि जो कॉमन रेशियो हम ले रहे हैं, कॉमन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई करते करते आपको नए टर्म्स मिलेंगे। उसी को हम क्या नाम दे दिया हमने, कॉमन रेशियो, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। रेशियो से ही आर ये हमें मिला है। तो यहाँ पे अब क्या है, हमें एक जनरल टर्म देखनी है जीपी की क्या होती है। जैसे वहां पे हमने एन देखा था, nth टर्म, जनरल टर्म देखी थी एपी के लिए, क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आज हमें यहाँ पे जीपी के लिए जनरल टर्म देखनी है क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक जीपी कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ जीपी,
ठीक है, हम एक जीपी कंसीडर कर रहे हैं विद फर्स्ट नॉन जीरो टर्म स्मॉल ए। हमने क्या कहा, स्मॉल ए हम ले लेंगे यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, अब आपको फर्स्ट टर्म भी दे दी और कॉमन डिफरेंस आर भी दे दिया। तो मैंने आपको बताया है कि हमें कैसे मिलती है नई नई टर्म्स। जैसे ही हम फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें नई टर्म्स यहाँ पे मिलती जाती है। तो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगी अपने जीपी, सो जीपी क्या मिलेगी हमें, देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी ए है, ये फिक्स है। नेक्स्ट टर्म हमें कब मिलती है, जब हम फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, अपने कॉमन डिफरेंस का कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए आर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में अपना जो आर है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे ए आर स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में आर का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए आर स्क्वायर में भी हम क्या कर देंगे, आर का मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा ए आर क्यूब। और इस तरीके से ये हमारी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे फिर से आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए ये ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए आर क्या है सेकेंड टर्म मतलब ए टू, ए आर स्क्वायर क्या है ए थ्री, और ए आर क्यूब क्या है ए फोर। तो फिर से जैसे हमने यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट टर्म है तो आर की जो पावर है वो कितनी है, जीरो है। जब सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं तो आर की जो पावर है वो कितनी है, वन है। जब थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो जो आर की पावर है वो कितनी है, टू है। मतलब आर की पावर यहाँ पे क्या हो रही है, एक कम है। जिस टर्म की आप बात कर रहे हैं आर की पावर उससे एक कम है। तो अगर जनरल फॉर्म में आप बात करें, यानी कि अगर आप nth टर्म की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए ए हर जगह होगा, हर टर्म में होगा, मतलब ए यहाँ पे भी आएगा। उसके बाद में कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो के पावर पे आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पावर क्या है, देखिए यहाँ पे सेकेंड टर्म है तो पावर है वन, यानी एक कम। तो फिर अगर nth टर्म होगी तो पावर कितनी होगी, n माइनस वन, मीन्स n से एक कम यहाँ पे आपको पावर लेनी है। और ये हो गया आपका क्या, जनरल टर्म। अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के बारे में पता है तो आप किसी भी नंबर के टर्म को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आप एक ऐसी एपी जनरेट करिए जिसमें फर्स्ट टर्म तो है आपके लिए मान लीजिए 11 और जो कॉमन रेशियो है वो मैं आपसे कह दूं 3। अब आपको यहाँ पे निकालना है 100th टर्म क्या होगी इस एपी इस जीपी की 100th टर्म। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए 100 निकालने के लिए ए इंटू यहाँ पे आर की पावर, आर मतलब कितना है 3, और 3 की पावर कितना करना पड़ेगा आपको 99, मीन्स 100 से एक कम। तो ये आपका यहाँ पे निकल आएगा ए 100। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसकी जो जनरल टर्म आपने निकाली ए एन वो क्या है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। इस तरीके से जनरल टर्म हमने देखी। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे जीपी के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब n टर्म्स का सम निकालना है, यानी कोई जीपी होगी उसके n टर्म्स का सम यहाँ पे क्या होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो एंड कॉमन रेशियो आर, ठीक है। देन जीपी, तो जीपी क्या हो गया हमारी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड कहां तक जाएंगे हम ए आर की पावर n माइनस वन। ये क्या हो गए हमारे n टर्म्स हमें मिल गई हमारी जीपी की। हमें फाइंड क्या करना है नाउ, एस एन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, हमें निकालना है a प्लस ए आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए आर टू दी पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पे फिर से वैसे ही कुछ यहाँ पे सिस्टम अपना बनाना है जैसे हमने एपी में निकाला था। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे
हमें कुछ भी करके यहाँ पे अपना जो सम ऑफ n टर्म्स है वो जनरेट करना है। वहां पे हमने क्या किया था, हमने रिवर्स ऑर्डर में अपने यहाँ पे AP को लिखा था और फिर दोनों को ऐड कर दिया था, तो हमारा काम यहाँ से बन गया था। अब आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें फिर से क्या चाहिए, यहाँ पे अपना सम ऑफ n टर्म्स मतलब SN निकालना है। तो अब हमारा काम यहाँ पे कैसे बनेगा ये आप जरा सोचिए। यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिखने से तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ अगर हम क्या करें, अपनी पूरी इक्वेशन में r का मल्टीप्लाई कर दें और फिर इनको क्या करें, आपस में सब्ट्रैक्ट करें, तो शायद हमारा काम कुछ आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r का मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो r का मल्टीप्लाई करिए r इंटू SN, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में जब r का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको AR, सेकेंड टर्म में जब करेंगे तो क्या मिलेगा AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, और जब आप लास्ट वाली जो टर्म है यानी AR इंटू AR की पावर n माइनस 1, इसमें जब आप r का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, r की पावर n आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने इसके पहले वाली टर्म में r का मल्टीप्लाई किया होगा तो आपको ये भी मिला होगा, मतलब इसके पहले आपको AR की पावर n माइनस 1 भी मिल चुका होगा। इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, r का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से आप देखते जाइए। यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स दिख रहे हैं उनमें हम सबका साइन चेंज कर देंगे। देखिए कर दिया हमने साइन चेंज। अब यहाँ पे ऊपर देखिए पॉजिटिव AR हमें दिख रहा है और नीचे हमें नेगेटिव AR दिख रहा है, ये दोनों आपस में सॉल्व होके कैंसिल होंगे। AR स्क्वायर से AR स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ आपको कहीं AR क्यूब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी कैंसिल होंगे और AR की पावर n माइनस 1 से AR की पावर n माइनस 1 भी कैंसिल आपको होता हुआ नजर आएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ a और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस AR टू द पावर n। तो अगर आप इसको आप ढंग से लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस साइन करना पड़ेगा, यानी SN माइनस RSN, और यहाँ पे क्या मिलेगा a माइनस a इंटू आर टू द पावर n, ये मिल गया। कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आप SN कॉमन लेंगे तो 1 माइनस R आएगा और यहाँ पे आप a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस R की पावर n आएगा, यानी SN इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप क्या करें माइनस कॉमन ले लें, तो फिर आप यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आप कोई भी फॉर्मूला यूज करें, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बुक्स में जरूर ऐसा वो देते हैं कि जब r की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब r की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो जब 1 से बड़ा है तो वो वाला, लेकिन इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, ये आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है ऊपर नीचे और उसको कैंसिल कर दिया, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ से मिल गया। तो आपको r कुछ भी हो ये फॉर्मूला यूज करना है। एक बस यहाँ पे केस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अगर हम r की वैल्यू एग्जैक्ट 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एग्जैक्ट 1, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर r हम 1 लेते हैं तो उस केस में हमारे पास थोड़ी सी कहानी जो है वो अलग हो जाती है। आप अगर r की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा a इंटू 1 माइनस 1 और नीचे भी 1 माइनस 1, मतलब 0 अपॉन 0 का फॉर्म यहाँ पे बनने लगता है, जो कि यहाँ पे डिफाइंड ही हम नहीं कर पाते। तो 0 अपॉन 0 हमें दिख रहा है जो कि गड़बड़ है, तो हमने क्या कहा r इक्वल टू 1 के लिए एक स्पेशल केस में रख दिया। तो r इक्वल टू 1 के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको अभी बता दूं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम किसी भी जीपी के लिए जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर जो बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन को भी समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।